हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम एक्वेटिक हैबिटाट में फ्रेश वाटर हैबिटाट के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि स्वच्छ जलीय आवास, उनमें प्रकार और उनके जो बायोटा उनका जीवजात है उनके बारे में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड टाइप के जो वाटर हैबिटाट है, साल्ट वाटर हैबिटाट, जिसे कि मराइन वाटर हैबिटाट भी कहा जाता है, यानी कि लवण जलीय आवास। स्टूडेंट, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर जो हैबिटाट होते हैं उनके कंपैरिजन में जो ओशियंस होते हैं, जो मराइन जो वाटर हैबिटाट होते हैं, उनमें लवणों की सांद्रता होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है समुद्र में, इसीलिए हम इसे साल्ट वाटर हैबिटाट भी कह सकते हैं। जैसे कि सागर, सी, महासागर यानी कि ओशियन, इसके अलावा खारे पानी की झीलें आदि सभी में क्या होता है कि लवणों की सांद्रता होती है वो अत्यधिक पाई जाती है और इन्हें साल्ट वाटर बायोम भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के बायोम में क्या होता है कि जो समुद्र जो होते हैं, जो सी होते हैं, वो मेन अधिकांश भाग बनाते हैं, इसीलिए इसे मराइन हैबिटाट भी कहा जाता है। देन स्टूडेंट, हम कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी है क्या? समुद्र के जीव विज्ञान, रसायन व भौतिकी आदि की का जो अध्ययन होता है, इन सब की जो स्टडी होती है वो ओशिनोग्राफी कही जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मरीन बायोलॉजी की, मेराइन बायोलॉजी, तो इसमें क्या होता है कि समुद्रों की जैविकी का अध्ययन जो होता है वो मराइन बायोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा पारिस्की जो होता है, समुद्र की जो पारिस्की होती है, जो उनका इकोसिस्टम होता है, उनकी स्टडी मराइन इकोलॉजी कही जाती है। और इसी प्रकार अगर हम जो समुद्र होते हैं, जो सीज होते हैं, अगर उनकी गहराई या पैंदे की बनावट की बात करें तो इन सब की जो स्टडी होती है वो बैथीमेट्री कही जाती है, उनको बैथीमेट्री कहते हैं। देन स्टूडेंट, हम बात करेंगे मराइन वाटर हैबिटाट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बारे में, यानी कि समुद्र जलीय आवास की विशिष्ट लक्षण। स्टूडेंट, समुद्र जलीय आवास, मराइन आवास में पाया जाने वाला जो बायोटा होता है, जो जीवजात होता है, वो कई भौतिक कारकों जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, सैलिनिटी, कंसंट्रेशन, करंट्स तथा ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स जो होते हैं आदि, इन सबको आदि सबसे प्रभावित होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, सैलिनिटी यानी कि लवणता। स्टूडेंट, नॉर्मली हम देखते हैं कि समुद्र जो जलीय आवास है वहां पे लवण जो होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। समुद्र जल में मुख्य रूप से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स पाए जाते हैं। इनके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स भी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सबसे अधिक अगर हम बात करें तो सोडियम और क्लोराइड के आयन्स ही पाए जाते हैं। और समुद्र जल में इन अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक लवणों के अलावा कुछ कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स के मरने या उनके सड़ने से समुद्र में आते हैं, यानी कि मराइन में उत्पन्न हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं स्टूडेंट लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश। स्टूडेंट, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो प्रकाश होता है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ये क्या करता है कि समुद्र के जीवों के वितरण यानी कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोड्यूसर्स द्वारा कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन यानी कि उनके प्रोडक्शन में प्रकाश जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कारक होता है। नॉर्मल स्टूडेंट, हम देखते हैं कि जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है उससे फोटोसिंथेसिस जो रेट होती है वो भी प्रभावित होती है। समुद्र की सतह, नॉर्मली स्टूडेंट हम बात करते हैं जो सतह यानी कि जो किनारे वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर प्रकाश की तीव्रता तो जो होती है वो अधिक पाई जाती है, और प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो पारिस्कीय तंत्रों में उत्पादकों में यानी कि प्रोड्यूसर्स में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की रेट को भी निर्धारित करती है। समुद्र तट पर क्या होता है कि जो पानी होता है वो कम गहरा होता है, लेकिन क्या होता है, साफ नहीं होता है यानी कि गंदा होता है। तो वहां पर क्या होता है कि लाइट पेनिट्रेशन की जो कैपेसिटी होती है यानी कि प्रकाश भेदन क्षमता जो होती है वो कम पाई जाती है। जबकि समुद्र जल की जो खुली सतह होती है जहां पर पानी अधिक गहरा और साफ होता है वहां पर प्रकाश भेदन क्षमता हमें जनरली अधिक देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो घटती चली जाती है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट, अगर हम बात करें
कि प्रकाश की तीव्रता यानी कि जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो न केवल फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित करती है, बल्कि वहां पर पाए जाने वाले जितने भी जो एनिमल्स हैं, जो जंतु हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रभावित करती हैं। उनके दैनिक प्रवासन यानी कि माइग्रेशन और उनके कलर डिफ्रेंसिएशन यानी कि रंग विभेदन को भी प्रभावित करती है। नॉर्मली स्टूडेंट हम देखते हैं कि गहरे समुद्र यानी कि डीप ओशंस में जहां पर बिल्कुल एकदम अंधेरा होता है, लाइट नहीं पाई जाती है, वहां के एरिया में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कलरलेस यानी कि रंगहीन होते हैं, और उनकी जो आंखें भी होती है वो इनएक्टिव होती है यानी कि वो क्रियाशील नहीं होती है। देन हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, तापमान। स्टूडेंट नॉर्मली हम देखते हैं कि यहाँ पर जो समुद्र जो आवास होता है वहां पर तापमान में हमें इतने परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि तापमान की जो उतार चढ़ाव होते हैं, टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो जनरली हमें कम देखने को मिलते हैं। और इनमें क्या होता है कि नॉर्मली हम बात करें कि सामान्यतः जो समुद्री तल पर जो तापमान होता है वो 20 डिग्री होता है, और जो सतह पर जो होता है वो 30 डिग्री के मध्य परिवर्तित होता रहता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक हो सकता है। इनमें इतने उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते हैं। और गहराई पर जैसे जैसे समुद्र में गहराई पर जाते जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर में गिरावट आती जाती है। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। जो ऑक्सीजन होती है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है। ऑक्सीजन से पहले हम बात करते हैं प्रेशर यानी कि दबाव जो होता है। नॉर्मली स्टूडेंट हम देखते हैं कि मराइन वाटर हैबिटेट में क्या होता है कि जो दबाव जो प्रेशर होता है वो एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जो कि इस आवास में जंतुओं के वितरण यानी कि उनके एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि समुद्र की सतह पर जो वायुमंडलीय जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कम देखने को मिलता है, जबकि गहराई पर जैसे जैसे जाते हैं नीचे की ओर समुद्र में तो वहां पे हमें जो दबाव होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। गहराई की ओर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ता जाता है, और ये भी क्या करता है, जंतुओं के वितरण को प्रभावित करता है। इसी वजह से कुछ जंतु जो होते हैं वो केवल सतही जल में पाए जाते हैं, जहाँ पर दाब जो होता है प्रेशर वो काफी कम होता है, और जबकि अधिक गहराई में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो हाई प्रेशर को सहन करने यानी कि टॉलरेट करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, अनुकूलित होते हैं। देन हम बात करते हैं स्टूडेंट ऑक्सीजन के बारे में। तो जनरली समुद्र की सतह के निकट जो ऑक्सीजन जो होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है सतह पर, और मध्य में क्या होता है यानी कि सतह के नीचे जाने पर बीच में क्या होता है कि समुद्र में जो ऑक्सीजन होती है वो जनरली कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ऊपरी सतहों पर जीवों की अधिकता होती है, और ये नीचे जाने पर जब ये जीव मृत होकर नीचे डूबना शुरू करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की जो खपत होती है वो बढ़ जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम देखने को मिलती है। लेकिन पुनः और अत्यधिक गहराई पर जाने पर यानी कि नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो तुरंत अधिक बढ़ जाती है, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पाई जाती है, जो कि क्या होती है कि सतह से विलीन हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो कि धारा या अन्य प्रक्रम से नीचे चली जाती है। देन हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, वेव्स यानी कि लहरें। समुद्र की खुली सतह कई किलोमीटर लंबी होती है और ये सीधे वातावरण के कांटेक्ट में रहती है। एटमॉस्फेयर में अगर हवा की गति के अनुसार बात करें तो समुद्र पानी में क्या होता है कि ये जो लहरें होती है वो उठती रहती हैं। वायु के वेग के अनुसार इनकी वेलोसिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो लहरें हो सकती है, वेव्स होती है, वो छोटी या बड़ी भी हो सकती है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है करंट्स यानी कि धाराएं, जिन्हें कि वाटर करंट्स या जल धाराएं जिन्हें कहते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट हम देखते हैं कि समुद्र जल में स्थलीय नदियों की तरह यहाँ पर क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पानी का भाव पाया जाता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो इस भाव को क्या कहेंगे, हम धाराएं कहते हैं। समुद्र में जल इन धाराओं के कारण निरंतर परिसंचित होता रहता है, यानी कि इन वाटर करंट्स की वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है वो सर्कुलेट होता रहता है। इनमें क्या होता है कि दो प्रकार की विशिष्ट धाराएं पाई जाती है, स्पेसिफिक, विषुवतीय तथा तटीय धाराएं। विषुवतीय जो धाराएं होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि जो तटीय धाराएं होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। ये भी क्या करती है, समुद्री जीवन को यानी कि मराइन जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, बायोटा है, उनको प्रभावित करती है।
इसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि इन धाराओं से क्या होता है कि ये पोषक पदार्थों यानी कि न्यूट्रिएंट्स का वितरण करने में सहायक होती है, ये ऑक्सीजन को गहराई तक ले जाने में सहायक होती है। इसके अलावा ये अपशिष्ट पदार्थों तथा उत्सर्जित पदार्थों को हटाने में भी सहायक होती है। इसके अलावा ये एग्स, लार्वा और स्पोर्स जो होते हैं इनके प्रसारण यानी कि इनके डिस्पर्जन में भी सहायक होती है। देन लास्ट टाइप का जो हमारा स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है वो टाइड्स है। टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है समुद्री आवास का। इस क्रिया में क्या होता है कि जो वाटर का जो लेवल होता है, जल स्तर, वो ऊपर नीचे होता रहता है। ये जो टाइड्स जो क्रिया होती है ज्वार भाटा, वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय घटना होती है। इसमें चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण क्षमताओं के परिणाम स्वरूप पानी में क्या होता है कि तरंगित गतियां यानी कि वेव जो होती है, मूवमेंट्स, वो उत्पन्न होती है, जिन्हें कि हाई एंड लो टाइड्स कहते हैं ज्वार भाटा। तो हाई में तो क्या होता है कि जो समुद्र पानी, हाई में क्या होता है कि पानी का लेवल बढ़ता है, जबकि लो टाइड्स में पानी का लेवल कम होता है। तो इन्हें सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा कह देते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो समुद्र का जो तटीय क्षेत्र होता है, लिटोरल जो क्षेत्र होता है, वो अत्यधिक प्रभावित होता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। देन स्टूडेंट आगे हम बात करेंगे जोनेशन के बारे में, यानी कि ओशियंस का जो जोनेशन होता है, इनका महासागर का जो क्षेत्रीकरण होता है, उनके बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि ओशियन जो होता है उनको दो भागों में बांटा गया है, पैलेसिक जोन तथा बेल्थिक जोन। जो पैलेसिक जो जोन होता है वो अपर जोन होता है, जबकि जो बेल्थिक जो जोन होता है वो बॉटम यानी कि नीचे वाला क्षेत्र होता है, बेल्थिक जोन जिसे हम कहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे पैलेसिक जोन के बारे में, कि जो पैलेसिक जो जोन होता है, इस क्षेत्र में महासागर का संपूर्ण जो होता है वो जलीय क्षेत्र आता है, यानी कि इसमें केवल तल का जो क्षेत्र होता है, बॉटम का जो एरिया होता है वो नहीं पाया जाता है। और इसे भी हॉरिजेंटली अगर हम देखें तो दो भागों में डिवाइड किया गया है, नैरेटिक जोन तथा ओशियनिक जोन। नैरेटिक जो जोन होता है स्टूडेंट, ये भी क्या होता है कि फर्दर इनको तीन भागों में बांटा गया है इस क्षेत्र को, जिसमें कि सुपर टाइटल, इंटर टाइटल जोन तथा सब टाइटल जोन, इनके भागों में बांटा गया है। जो नैरेटिक जो क्षेत्र होता है उनको ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स के कारण तट पर आने वाले जो वाटर होता है उसके बेस पर इनको तीन क्षेत्र यानी कि तीन जोन में बांटा गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें ओशियनिक जोन के बारे में, तो इनको दो भागों में बांटा गया है, यूफोटिक जोन तथा अफोटिक जोन। इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे नैरेटिक जोन के बारे में। जो नैरेटिक जो जोन होता है ये क्या होता है कि समुद्र के तट का क्षेत्र होता है, यानी कि किनारे वाला, जिसे कि तटीय क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें स्टूडेंट हम बात करते हैं कि समुद्र में किनारे से लगाकर काफी दूर तक पानी के नीचे क्या होता है, कॉन्टिनेंटल एक्सपांशन यानी कि महाद्वीपीय जो होता है वो विस्तार पाया जाता है, जो कि क्या करता है, पानी के लगभग 200 मीटर की गहराई तक फैला हुआ होता है। इसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। स्टूडेंट इसमें हम बात करते हैं कि महाद्वीपीय विस्तार यानी कि कॉन्टिनेंटल एक्सपांशन जो होता है वो किनारे से लगाकर, मतलब कि इन द सेंस हम कह सकते हैं कुछ किलोमीटर से लेकर के बहुत जो होता है वो लंबे किलोमीटर तक हो सकता है, यानी कि हाई भी की मात्रा हो सकती है, ये क्षेत्र बड़ा हो सकता है। इसमें हम बात करते हैं कि महाद्वीपीय विस्तार के ऊपर जो पाया जाने वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, नैरेटिक जोन होता है। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो नैरेटिक जो जोन होता है उनको तीन भागों में बांटा गया है, सुपर टाइडल, इंटर टाइडल और सब टाइडल के बेस पर। क्योंकि जो नैरेटिक जो जोन होता है वो तटीय क्षेत्र होता है, अपर का क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सुप्रकाशित क्षेत्र होता है, यानी कि यूफोटिक जोन होता है, ये बहुत ज्यादा यूफोटिक होता है, सुप्रकाशित होता है। क्यों, यहाँ पे क्या होता है कि जो सन की जो किरणें होती हैं, जो सनरेज होती है, वो पूरी गहराई तक क्या होती है, भेदन क्षमता यानी कि पेनिट्रेशन रखती है। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो लहरें होती है, जो वेव्स होती है, वो चलती रहती है, और टेम्परेचर में भी क्या होता है, परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो भी चेंज होता रहता है। देन स्टूडेंट
क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो पेनिट्रेशन जो होता है वो अत्यधिक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं बायोटा ऑफ नेरेटिक जोन, यानी कि इनके जीवजात के बारे में। स्टूडेंट जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, वो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये सतही क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र होता है, और ये जो जीवजात जो होता है वो विविध भी होता है और डेंस भी होता है, यानी कि घना भी होता है। इन बायोटा को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, जिनमें कि फर्स्ट है प्लैंक्टॉन्स, देन है नेक्टॉन। प्लैंक्टॉन्स की अगर हम बात करें तो इस श्रेणी में वे जीव आते हैं प्लैंक्टॉन्स जिनमें कि जो तैरने की जो क्षमता होती है वो नहीं पाई जाती, यानी कि स्विमिंग नहीं कर सकते। ये क्या कर सकते हैं, जल की सतह पर जो वाटर वेव्स होती है जल की तरंगों के साथ मूव करते रहते हैं, यानी कि गति करते रहते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है, फाइटोप्लैंक्टन तथा जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एल्गाए, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स की भूमिका निभाते हैं। और जूप्लैंक्टन्स में भी क्या होता है कि कुछ प्रोटोजोन्स और क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ये इसमें क्या होता है कि सम्मिलित होते हैं। जूप्लैंक्टन भी जो होते हैं वो मीरो और होलो प्लैंक्टन्स हो सकते हैं। मीरो जो होते हैं वो अस्थायी प्लैंक्टन्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, केवल जो होते हैं अपनी लाइफ साइकिल का कुछ ही भाग जो होते हैं वो प्लैंक्टन के रूप में व्यतीत करते हैं। जबकि अगर होलो प्लैंक्टन्स की अगर हम बात करें तो ये जो होलो प्लैंक्टन्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी होल लाइफ यानी कि पूरी जो लाइफ होती है वो प्लैंक्टन के रूप में व्यतीत करते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्टोन्स, यानी कि तरणक जिसको हम कहते हैं। ये वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें स्विम करने यानी कि तैरने की कैपेसिटी पाई जाती है। ये क्या करते हैं, अपनी इच्छानुसार स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि आ जा सकते हैं। इनमें क्या होता है कि जो गमन जो अंग होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी कि सुविकसित होते हैं। ये जल की सतह या जल की गहराई में भी पाए जा सकते हैं। देन स्टूडेंट अगर हम इनमें बात करें तो एक जो एनिमल्स जो होते हैं ये लहरों तथा ज्वार के विरुद्ध यानी कि वेव्स और टाइड्स के विरुद्ध इनके अगेंस्ट भी तैरने में सक्षम होते हैं। इनमें एनिमल्स जो होते हैं वो प्रॉन, स्क्विला, क्रस्टेशियंस, स्नेल्स, पाइला, डिफरेंट टाइप के मोलस्क और फिशेस, यानी कि बहुत सारी जो मछलियां होती है जिसमें कि ये जो अस्थिल या उपास्थल मछलियां होती है, इसके अलावा कुछ टर्टल यानी कि कछुए और कुछ स्तनधारी जंतु यानी कि जो व्हेल वगैरह होती हैं वो सब इत्यादि पाए जाते हैं।